Very good morning, all of you. Welcome to the classes DLED Haryana first year, Gwalior first year. Paper number 7 is going on with me. That is English, teaching of English, और in which we are doing second unit. Last classes में हमने जो है first और second unit मतलब first complete कर ली थी, second हमने start की थी. वो भी मैंने काफी सारी करा दी थी, तो आज हम उसी में आगे cover करेंगे. पेज नंबर आई थिंक सो 27 पेज नंबर है बेटा. आपका वो चल रहा है साउंड लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स चल रही हैं, तो देखो कौन सी यूनिट है लिसनिंग स्पीकिंग स्किल, वो निकाल लो. ठीक है. सो आज हम लोगों ने इसके अंदर बेटा फोनोलॉजी करना है. सबको दिख गया? हमने इससे पहले जो प्रिंसिपल्स ऑफ लिसनिंग, एम्स ऑफ लिसनिंग स्किल, ये सब मैंने पिछली क्लास में कवर करवा दिया था. सबने पढ़ के देखा इंग्लिश में? पता नहीं सर. आवाज कोई है कि नहीं? आई डोंट नो. एम आई ऑडिबल बेटा? होगी आवाज, तो नहीं आ रही क्या? अच्छा. सो आज की क्लास में हम लोगों ने जो है फोनोलॉजी करना है. देखो पहली बात तो जिसके साथ भी लॉजी आ जाता है ना, इसका मतलब होता है स्टडी. जैसे साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ साइके. ठीक है. साइकोलॉजी और सॉरी फोनोलॉजी, सो स्टडी ऑफ फोन. सो स्टडी ऑफ फोन मतलब साउंड्स. फोन मतलब साउंड. तो हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम. सो साउंड सिस्टम जो होता है बेसिकली, जैसे ए को ए भी बोलते हैं इंग्लिश में, एप्पल में. अब मेरा नाम रचना है तो आ भी बोलते हैं, ये हमने डिस्कस किया था पहले. तो एक बहुत सारे साउंड्स हैं, और इनफैक्ट आज की डेट में जो बच्चों को अल्फाबेट सिखाए जाते हैं वो फोनिक सिस्टम से ही सिखाए जाते हैं. तो जो साउंड की स्टडी डिटेल में की जाती है वो किस हेड के अंडर की जाती है बेटा? फोनोलॉजी. इज इट क्लियर? साउंड सिस्टम को. तो देखो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं. इसमें सबसे पहले हमें शुरुआत करना होगा फोनेटिक्स क्या होते हैं. देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? फोनेटिक्स क्या होते हैं. So just read this. Phonetics is the scientific study of the speech sounds of language. So phonetics क्या होते हैं? वही scientific study, मतलब डिटेल में, systematically. Scientific term जहां भी आ जाती है इसका मतलब होता है systematically. Is it clear? To the point, with definition, with example. पहले पहला पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, इसको systematic बोलते हैं. तो साइंटिफिक स्टडी है ये. स्पीच साउंड्स, वो स्पीच साउंड जो भाषा में प्रयोग करते हैं हम. सो चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो उसके अलग फोनेटिक्स होते हैं, चाहे वो हिंदी भाषा है उसके अपने फोनेटिक्स हैं. तो उसको अगर हम सिस्टमैटिकली स्टडी कर रहे हैं उन साउंड्स को, तो ये हमारा किस में आ जाएगा? फोनेटिक्स में आ जाएगा. इज इट क्लियर? सो अब देखो इट डील्स विद द, अब ये मेनली किसके साथ डील करता है फोनेटिक्स? अब साउंड में क्या आता है? बेसिकली प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच. कि प्रोडक्शन मतलब हाउ टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर साउंड. जैसे कि अगर हम ब बोलते हैं तो ब करते टाइम, बी बोलते समय हमारे जो दोनों लिप्स है वो ऐसे टच होते हैं ना, या पी बोलते समय भी हमारे लिप्स टच हो रहे हैं. तो इस टॉपिक में यही चीज बताई जाएगी कि आपका जो आर्टिकुलेटरी सिस्टम है, यानी कि किसी टर्म को निकालते समय, किसी साउंड को निकालते समय आपका कौन सा माउथ ऑर्गन, जो स्पीच ऑर्गन जिसे हम बोलते हैं, वो कौन सा वाला यूज होता है और किस तरह से किसी टर्म को प्रोड्यूस किया जाता है. इज इट क्लियर? ट्रांसमिट किया जाता है, और रिसेप्शन मतलब रिसीव किया जाता है. तो रिसीव करने के लिए हम सुनते हैं और प्रोड्यूस करने के लिए हम माउथ ऑर्गन का यूज करते हैं. इज इट क्लियर? तो बच्चे किस तरह से ट्रांसमिट होता है उनके अंदर ब्रेन में. जैसे हम कोई भी चीज सुनते हैं, उसे ब्रेन में बिठाते हैं और फिर उसे प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर हम उस सारे काम को साउंड के आधार पर कैसे सीखते हैं, यानी कि साउंड को हम रिसीव कैसे करते हैं, साउंड को ट्रांसमिट कैसे किया जाता है, साउंड को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, ये पूरी स्टडी फोनेटिक्स में की जाती है. इज इट क्लियर? समझ आया? सो इसलिए हम इसके साथ परिभाषा याद हुई बेटा. डेफिनेशन: फोनेटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्पीच साउंड विच आर यूज्ड इन अ लैंग्वेज.
सो इट्स रिलेटेड टू द, किससे रिलेटेड होता है ये हमारा? प्रोडक्शन से, ट्रांसमिशन से, और रिसीविंग मतलब रिसेप्शन से। इज इट क्लियर? नॉलेज ऑफ फोनेटिक्स इज मस्ट फॉर अ टीचर ऑफ इंग्लिश। ये इंग्लिश के अध्यापक के लिए बहुत जरूरी है। ये बच्चों को नहीं फोनेटिक्स सिखाए जाते, ये टीचर को आने चाहिए। टीचर को आने चाहिए क्योंकि वो तो बच्चे को वो क्या सिखाएगा? प्रोनाउंसिएशन। वो बच्चे को क्या सिखाएगा? किसी भी लैंग्वेज में हाउ टू स्पीक अ पर्टिकुलर साउंड, हाउ टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर साउंड, ये सिखाएगा। तो उस समय अगर उसे फोनेटिक्स की नॉलेज है कि कौन सा माउथ ऑर्गन किसी पर्टिकुलर साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो बच्चे को भी वो चीज प्रॉपरली सिखा सकती है। क्लियर? अब देखो, बिकॉज क्यों जरूरत होती है टीचर को इसकी? ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं ना बेटा नीचे, ये बिकॉज का आंसर है। व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स टू अ टीचर। ठीक है, सो व्हाई? बिकॉज टू एक्वायर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ताकि हमें सही प्रोनाउंसिएशन, शब्दों का सही उच्चारण समझ में आए। क्लियर? दूसरा, टू गिव अ ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ साउंड्स, ताकि हमें साउंड्स का सही डिस्क्रिप्शन कि इस ए या बी या सी इन लेटर के कौन कौन से ट्रू साउंड्स हो सकते हैं और उनकी करेक्ट नॉलेज हमें मिल जाए। क्लियर? तीसरा, टू पॉइंट आउट द मिस्टेक्स इन द स्टूडेंट्स रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन, और हम बच्चों के अंदर वो जो प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड मिस्टेक्स है उन्हें हम फाइंड आउट कर सके, उन्हें हम डायग्नोस कर सके, उन्हें हम ओवरकम कर सके, उन्हें खत्म कर सके। क्लियर? एंड देन लास्ट पॉइंट इज टू डिफरेंशिएट साउंड्स ऑफ इंग्लिश from those of the mother tongue. In fact, there is a difference between mother tongue and the foreign language, या कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ो, हर लैंग्वेज अपने आप में यूनिक होती है, और इसलिए उसके जो लेटर्स हैं, उनके साउंड्स हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस होता है। तो हम उस डिफरेंस को अंडरस्टैंड कर सके, उसके लिए भी हमें फोनेटिक्स की नॉलेज होना जरूरी होता है। इज इट क्लियर? अब आगे बात करते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब फोनेटिक का ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? जैसे ये फोनोलॉजी पढ़ा, ये फोनेटिक्स पढ़ा, अब नेक्स्ट थिंग हम क्या पढ़ रहे हैं? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में ना, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है बेटा रिटन फॉर्म। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? रिटन फॉर्म। और फोनेटिक्स क्या होता है? साउंड्स बेसिकली। तो रिटन फॉर्म ऑफ साउंड्स, क्या मतलब होता है इसका? बेसिकली जैसे हम इसको पढ़ेंगे तो हम ए पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे तो हम बी पढ़ते हैं, ऐसे ही जब हम लेटर्स को ज्वाइन करते हैं ना बेटा, तो हमें इसे क्या पढ़ना है? ए पढ़ना है। और अगर हम इसे BIT लिखा है तो हमें इसे ई पढ़ना है। ई पढ़ते हैं ना, इसे ए पढ़ते हैं। और अगर हम ये लिखा है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? ओ। तो बेसिकली फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन उन्हीं साउंड्स को बताता है रिटन फॉर्म में कि इन्हें प्रेजेंट कैसे करें। जो लोग लैंग्वेज स्टडी करते हैं, जो लोग लिंग्विस्ट्स होते हैं, और जैसे हम स्पीच के लिए कई बच्चों को थेरेपी देते हैं ना, तो थेरेपी क्यों देते हैं? क्योंकि उनको दिक्कत होती है बोलने में, शब्दों को प्रोनाउंस करने में। तो उन बच्चों को भी जब भेजा जाता है तो यही थेरेपिस्ट, जो लैंग्वेज थेरेपिस्ट होते हैं, उन्हीं के पास भेजा जाता है। तो उन लोगों ने भी ये चीज स्टडी करी हुई होती है, तभी तो वो बच्चे को सिखा पाते हैं। इज इट क्लियर? तो बेसिकली इनको कैसे हमें प्रोनाउंस, अब आप ऐसे तो हिंदी में तो लिख नहीं सकते हर एक चीज को, तो इसका एक स्पेसिफिक डिनोशन होता है। जैसे हमें पता है कि हम ए को ऐसे लिख रहे हैं, बी को ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे ही एस साउंड को दिखाने का, शो करने का एक रिटर्न सिंबल होता है। तो वो रिटर्न सिंबल आपको किसमें सिखाया जाता है बेटा? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में। अब जैसे हम बात करते हैं यहां पर, पहले इतना पढ़ लो, इंग्लिश इज नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम इंग्लिश के लिए बात करें, ये सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है इंग्लिश पर, इज इंग्लिश अ फोनेटिक लैंग्वेज? तो यू विल से नो, इट्स नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज। क्यों नहीं है इंग्लिश फोनेटिक लैंग्वेज? क्योंकि जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हम जैसा लिखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो जैसा लिखते हैं कभी भी वैसा ज्यादातर नहीं पढ़ते। तो जैसे फिलॉसफी है या साइकोलॉजी में पी साइलेंट आ जाता है, या हमारे बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जहाँ साइलेंट लेटर्स होते हैं,
और जैसे एक ही शब्द को आप पढ़ रहे हैं, तो जैसे एप्पल में ए को ऐप पढ़ रहे हैं, और ऐसे ही एग में भी ई से लिख रहे हैं उसी एग को। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होगा, हिंदी में आप जैसा बोलोगे वैसा ही लिखते हैं। तो इसलिए हिंदी फोनेटिक लैंग्वेज है बट इंग्लिश फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक एक अल्फाबेट के मैनी साउंड्स है। इज इट क्लियर? तो आगे वो कह रहे हैं इन दिस द साउंड ऑफ अ वर्ड इज नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस साउंड्स ऑफ लेटर्स। तो इसलिए उसने उसका कारण बताया कि जो एक साउंड होता है किसी वर्ड का, वो पर्टिकुलर लेटर से कनेक्टेड होता ही नहीं है। मतलब एक लेटर का एक पर्टिकुलर साउंड होता ही नहीं है, इसीलिए हम इंग्लिश को फोनेटिक लैंग्वेज नहीं कह सकते। इज इट क्लियर? सब आगे देखो। That is why it has been well said that the spelling of a word in English is not a true guide to its pronunciation. इसलिए ऐसा कहा जाता है, कहा जा सकता है कि जो स्पेलिंग है किसी भी इंग्लिश में कोई भी वर्ड का, वो ट्रू गाइड उसके प्रोनाउंसिएशन का नहीं हो सकता, क्योंकि आप लिख कुछ और रहे हो और प्रोनाउंस करते समय आप उसे कुछ और प्रोनाउंस कर रहे हो, तो वो ट्रू गाइड उसका नहीं होता। जैसे हिंदी में तो ट्रू गाइड बन जाता है, क्योंकि जो हमने लिखा है हमें वही पढ़ के बच्चे को बताना है। लेकिन इंग्लिश में जो लिखा होता है अगर उसको हम पढ़ने लगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन, तो इसलिए वो ट्रू गाइड नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? अब आगे देखो। द डिफिकल्टी विद द इंग्लिश इज दैट सम लेटर स्टैंड्स फॉर मोर देन वन साउंड्स। इसके पीछे जो छुपा हुआ कारण है वो क्या है कि कुछ लेटर्स के एक से ज्यादा साउंड्स होते हैं, एक से ज्यादा साउंड्स होते हैं। इज इट क्लियर? और दूसरा कारण इसमें देखो, सेकंड एक लाइन छोड़ के दिया हुआ है, सेकेंडली डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स यील्ड द सेम साउंड। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई ऐसे लेटर्स हैं जिनका सेम साउंड होता है, जैसे एप्पल में भी ए और एग में भी ए, ये डिफरेंट लेटर्स हैं बट सेम साउंड है। ऐसे ही होता है सेम लेटर बट डिफरेंट साउंड्स। इज इट क्लियर? एक लेटर के मैनी साउंड्स भी हो सकते हैं और मैनी लेटर्स के सेम साउंड भी हो सकते हैं। तो दोनों चीजों की वजह से आप इंग्लिश को फोनेटिक लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? समझ आया? अब आगे बात करते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अगले पैराग्राफ पे आ जाओ। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एनेबल्स अस, सबको मिल गया? इसे बिल्कुल ऐसे ही अंडरलाइन कर लेना। ये अगले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन देखो, मैंने लिखा हुआ है यहाँ, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज दैट इट एनेबल्स अस। मिला? तो यहां सिर्फ इतना करना, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एनेबल्स अस टू रीड एक्यूरेटली द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड इन द डिक्शनरी। दैट्स इट। समझ आया? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हमें किस चीज में हेल्प करता है कि किसी भी शब्द को आप ट्रूली कैसे रीड करेंगे, उसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, उसका ट्रू प्रोनाउंसिएशन हमें समझ आता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से। सो डिक्शनरी में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है और हर लेटर, जो हर शब्द दिया होगा ना, साथ में उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ होगा। जैसे अब नीचे देखो, आपको एक टेबल दी हुई है बेटा, टेबल मिल गई। तो यहां देखो आपको लिखा हुआ है कि एक सिंबल और उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है। जैसे यहां देखो इन्होंने पहला इस तरह से दिया, इसका मतलब है कि ये आई से रिलेटेड, मतलब जो प्रोनाउंसिएशन आप सीख रहे हो वो आई से रिलेटेड है। और जैसे इसने यहाँ पे बताया ट्री, ई, ये इसको हम ई प्रोनाउंस करते हैं ना, इसलिए इसको आई लिखा है। तो अगर हमें ट्री ई की आवाज है तो ये ई को शो करता है। अगर हम इसके साथ ये डबल कॉलन लगा देते हैं तो ये लंबी आवाज ई की आ जाती है। इज इट क्लियर? तो हमें इसको ई से प्रोनाउंस करना है। तो अगर ये ई है तो इसको, अब देखो इसको शो करने के लिए उन्हें, जैसे आप एबीसीडी सीखते हो ना, तो ई की लंबी आवाज है तो उसके लिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है? आई के साथ डबल कॉलन। इज इट क्लियर? तो अगर हमें इसी को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ट्री का बताना है, ये तो एक्चुअल टर्म, एक्चुअल वर्ड है ट्री, लेकिन अगर हमें इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताना है तो हमें ई की लंबी आवाज को ऐसे शो करना है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब जो पढ़ने वाले लिंग्विस्ट हैं वो, उन्हें पता लग जाएगा कि ये लंबी आवाज वाला है तो हमें इस शब्द को कैसे पढ़ना है। तो डिक्शनरी में ये चीज दी हुई होती है। हालांकि आपको ये सब चीजें इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं करनी है, बट थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, विद 2-3 एग्जांपल्स। इज इट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। जैसे अब देखो आगे क्या है, हिट। अब आगे क्या दिया हुआ है? हिट। देखो यहाँ ई की आवाज थी लेकिन अभी छोटे ई, हिट।
तो इसमें इसने यहाँ पे जब स्लैश लगाया तो इसने यहाँ पे ये डबल कॉलन नहीं लगाया, तो ये अब किसकी आवाज है? छोटी ई की आवाज है। तो अब इस हिट में अगर शो करेंगे तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? ई क्या दिखाएंगे इसमें? तो इसीलिए इसने जो है ना यहाँ पे पूरा बिना उसके सिर्फ क्या लिखा हुआ है, बस अब उसको पढ़ने वाले को पता लग जाएगा कि इसके साथ लंबी आवाज नहीं है क्योंकि इसके साथ डबल कॉलन नहीं लगा हुआ। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो इस तरह से जो लिंग्विस्ट है उन वो इस तरह से उनको सिखाया जाता है। साइंटिफिक स्टडी यही होती है, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। तो जो करते हैं लैंग्वेज कोर्स उनके लिए रिक्वायर्ड है इतना डिटेल, बट हमें तो बेसिक पता होना चाहिए कि हमें प्रोनाउंसिएशन बच्चे को सिखानी है, तो वो ऐसे हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं। क्लियर? सो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, देखो अगले पेज पे दिए हुए हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बट देयर इज नो नीड टू डू। अब आगे अगले पेज पर आ जाइए बेटा, पेज नंबर 29। ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया? व्हाट डू यू मीन बाय फोनेटिक्स? साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्पीच साउंड विच आर यूज्ड इन लैंग्वेज। सबको समझ आ गया? अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाई व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच? अब यहां पर आप किसके बारे में पढ़ोगे बेटा? कौन से ऑर्गेन्स किस तरह के लेटर्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हमारे ऑर्गेन्स जो माउथ ऑर्गेन्स होते हैं उनका पहला जो फंक्शन होता है वो, जैसे यहां पर देखो इसने बताया हुआ है, रेस्पिरेटरी। एक तो हम मुंह का यूज खाना वाना खाने के लिए करते हैं, और दूसरा सांस ब्रीदिंग के लिए करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो इसका मेन यूज है वो लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम करते हैं। इज इट क्लियर? तो वही चीज हमें यहाँ पर बताई जा रही है कि जो हमारे माउथ ऑर्गेन्स, या जिन्हें हम माउथ ऑर्गेन्स तो बहुत सारे हैं, बट उनमें से ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच जो है, जो बोलने में यूज होते हैं, वो कौन कौन से हैं और उन्हें आप कितने हेड्स में स्टडी कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर देखो ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच, अब सबसे पहले उसने यही बताया, पहले ऑर्गेन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी विच प्रोड्यूसेस स्पीच साउंड आर कॉल्ड एज ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच। भाई ऑर्गेन्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ उन ऑर्गेन्स की बात करें जो बोलने के लिए काम आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पीच ऑर्गेन्स। क्या बोलते हैं? स्पीच ऑर्गेन्स। स्पीच इज ओनली द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गेन्स because primary function is breathing, chewing, eating, smelling, tasting and so on. So primary function तो इनका वही होता है, खाना खाना है, सांस लेनी है, पानी पीना है, और च्यू करना है, या फिर स्मेल करना है, या किसी चीज को सुनना है। लेकिन सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? लैंग्वेज को प्रोड्यूस करना है। इज इट क्लियर? सो अब आगे देखिए, देयर आर 3 पार्ट्स जिसमें हम इनको समझ सकते हैं। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं जो आपको नाम दिए हुए हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा फोनेटरी सिस्टम, और तीसरा आर्टिकुलेटरी सिस्टम। समझ आया? ये 3 सिस्टम्स को हम पढ़ेंगे। पहला क्या है बेटा? रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग ना, सांस लेना होता है। सो यहां पर इसका मतलब है हवा के आवागमन, हवा का आना और जाना। वो किसी लेटर को बोलने पे जो इफेक्ट डालता है, उस चीज को हम स्टडी किसमें करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इज इट क्लियर? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ब्रीदिंग होता है। और सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? इस हवा की वजह से हमारे को जो भी लेटर्स बोलने में जिस भी तरह से हेल्प मिलती है, वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टडी करते हैं। क्लियर? अब देखो यहां पर सबसे लास्ट लाइन देखना बेटा, द रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्राइमरी उसने ऊपर वाले पैराग्राफ में दिया है, लेकिन हमें तो सेकेंडरी, हमें प्रोडक्शन ऑफ स्पीच से रिलेटेड इसका फंक्शन पढ़ना है, तो मैंने वही बस आपको याद करवाना है। प्लीज कम इन। तो आप देखो सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन देखो क्या दिया है, द रोल ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन रिलेशन टू द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स इज दैट which provides an air streaming act. एयर स्ट्रीमिंग का मतलब वही है, हवा का आवागमन। इज इट क्लियर? एयर स्ट्रीम एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हवा ना हो ना तो आप आवाज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे कि हमारी स्पेस में हवा का आवागमन नहीं होता तो आप साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना, वहां हम बोल नहीं सकते। तो क्योंकि वहां पर देयर इज नो ग्रेविटी, देयर इज नो एयर, इस कारण से। इज इट क्लियर?
तो वही चीज यहाँ पर भी वो बता रहा है कि एयर स्ट्रीमिंग जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और जिसकी वजह से हम साउंड्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं। सो विदाउट एन एयर स्ट्रीमिंग, उसने अगली लाइन में बताया, अगर ये एयर स्ट्रीम ना हो, नो अमाउंट ऑफ एक्टिविटी ऑन पार्ट ऑफ स्पीच ऑर्गन्स कैन प्रोड्यूस अ साउंड। मतलब इसका मतलब है कि नो साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड। इज इट क्लियर? अगर एयर स्ट्रीमिंग ना हो तो नो साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड, कोई भी तरह का साउंड हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था, समझ आ गया, जो हवा के आवागमन से रिलेटेड है। अब दूसरा आता है बेटा फोनेटरी सिस्टम। दूसरा कौन सा आता है? फोनेटरी सिस्टम। अब देखो इसमें भी आप सेकंड पैराग्राफ से हम डिस्कस करेंगे। फोनेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? फोन, साउंड, जो आवाज की बात करता है। तो आपके जो साउंड्स होते हैं ना, कुछ होते हैं, ये दो तरह के यहाँ पे हम साउंड्स को डिस्कस करेंगे। फोन मतलब साउंड्स, साउंड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वॉइस्ड साउंड्स और एक होते हैं वॉइस लेस साउंड्स, मतलब वॉइस फ्री जिसे आप बोल सकते हो। एक कौन से साउंड्स होते हैं? वॉइस्ड साउंड्स, और एक कौन से होते हैं? वॉइस लेस साउंड्स। ठीक है, सो अब देखो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ये दोनों हम कैसे समझ सकते हैं। देखो एक डायग्राम बना हुआ है बेटा आपकी बुक में, ग्लॉटिस, ये हमारे अंदर माउथ ऑर्गन जो है ना, मतलब जहां से हम आवाज निकालते हैं, तो बिल्कुल ये उसके लिरिक्स के आसपास होता है, लैरिंक्स के आसपास होता है ग्लॉटिस। अगर आप इससे पहले वाले पेज पे जाओगे, देखो नहीं, इसमें इन्होंने डायग्राम में नहीं दिया हुआ, बट लैरिंक्स के आसपास में होता है। ठीक है, सो देखो ग्लॉटिस का वैसे मेन काम होता है, मैं बता रही हूं आपको, जैसे डायग्राम बना हुआ है ना ये वाला, और इसको ऐसे करके ऐसे, और ये बेसिकली यहां पर बीच में, यहां पर बीच में ओपन और क्लोज होने का वो होता है, इसके बीच में वो होते हैं, ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं ये? जैसे तुमने वो देखा है ये जो बजाने वाले सितार और वो सब होते हैं, उसमें तारें लगी हुई होती हैं ना, तो ये तारों में से हवा निकलती है और हवा पास होती है, ऐसे होता है। इज इट क्लियर? तो कुछ लेटर्स को बोलने के लिए ग्लोटिस ओपन हो जाता है और कुछ लेटर्स को बोलने के लिए ये बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इज इट क्लियर? तो देखो अगर ये खुला हुआ है तो हवा आसानी से आर पार जा रही है, यहाँ पे जगह है ना बीच में बहुत सारी, ये ओपन वाली शेप है इसकी, ओपन वाली शेप में इसमें से हवा आसानी से आसपास जा रही है, आर पार जा रही है। तो अगर हवा आसानी से आर पार जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि आवाज नहीं आएगी, आवाज नहीं आएगी। तो ऐसे साउंड्स जो ओपन ग्लोटिस में बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वॉइस लेस साउंड्स। उन्हें क्या बोलते हैं? वॉइस लेस साउंड्स। अगर ये क्लोज हो, बंद हो, क्या हो? ग्लोटिस बंद हो, ये बंद है, तो बंद होने पर क्या होगा? वो जो साउंड वाइब्रेशन जैसे ये है ना, ये इस तरह से होंगे और इनके बीच में अब जगह नहीं होगी उतनी, जैसे यहाँ प्रॉपरली जगह थी ना, यहाँ जगह नहीं होती। तो जब हवा इनमें से जबरदस्ती पास होती है तो इसमें वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। समझ आ रहा है सबको? और जब वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, तो ऐसे साउंड्स को हम क्या बोलते हैं? वॉइस्ड साउंड्स। तो ये किसकी वजह से होते हैं? जब ग्लोटिस क्या होता है? क्लोज्ड ग्लोटिस होता है। इज इट क्लियर? समझ में आया व्हाट हैपेंड? क्या वो बताओ, जल्दी बताओ, हमें भी सुनना है। सो इज इट क्लियर? समझ में आया? सो दिस इज द पोजीशन, और उसी के आधार पर हमारे वॉइस्ड और वॉइस लेस साउंड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब जैसे यहां पर पढ़ेंगे आप सेकंड पैराग्राफ, व्हेन वी ब्रीथ इन एंड आउट the vocal cords are drawn wide apart and the glottis is open। यहाँ पे vocal cords हमारे क्या हो जाते हैं? wide apart का मतलब खुल जाते हैं, widen हो जाते हैं, और जो हमारा glottis होता है वो क्या हो जाता है? open हो जाता है। is it clear?
The air enters the lungs or gets out of the lungs through the wide open glottis. तो इसकी वजह से एयर लंग्स में आना जाना जो है ना वो आसानी से हो जाता है इसके खुलने की वजह से. So when we produce some sounds, some speech sounds, the vocal cords are wide apart and glottis is open. जब हमारा ग्लोटिस ओपन होता है और हम ऐसे साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो अगले पैराग्राफ में देखो क्या लिखा है, सच साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद अ वाइड ओपन ग्लोटिस आर कॉल्ड एज वॉइस लेस साउंड्स. तो जो वाइड ओपन ग्लोटिस के साथ जिन साउंड्स को प्रोड्यूस किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, वॉइस लेस साउंड्स. इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? जैसे यहां इसने आपको बताया पील, कीन, चिन, फाइन, ये वाले वर्ड्स को इस तरह से, मतलब इसमें अंदर जो ग्लोटिस है वो हमारा ओपन होता है. क्लियर? अब आगे देखो, वॉइस साउंड्स, वोकल कॉर्ड्स हेल्ड क्लोजली लूजली टुगेदर, मतलब एक दूसरे के पास में आ गए. इज इट क्लियर? सो यहां पर देखो, when the vocal cords are held loosely together, the airs from the lungs can escape, only setting them into vibration. इस समय इनमें क्या होने लग जाता है, वाइब्रेशन होने लग जाता है. इज इट क्लियर? जैसे हम सितार या उसमें वाइब्रेशन होता है ना, ऐसे इसमें भी वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है. और इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, देन दे आर कॉल्ड एज वॉइस्ड साउंड्स. इन्हें क्या बोलते हैं, वॉइस्ड साउंड्स बोलते हैं. यहां तक समझ आ गया? सो दिस इज ऑल अबाउट फोनेटरी सिस्टम. फोनेटरी सिस्टम समझ में आ गया. दूसरा, नाउ थर्ड वन इज आर्टिकुलेटरी सिस्टम. थर्ड हमारा कौन सा सिस्टम है, अब देखो बेटा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था वो ये बताता है खाली कि हवा अगर ना हो तो आप लेटर साउंड प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, वो तो रेस्पिरेटरी था. और फोनेटरी ये बता रहा था कि किन साउंड्स को प्रोड्यूस करने में हमारा वाइब्रेशन होता है और किन साउंड्स को प्रोड्यूस करने में वाइब्रेशन नहीं होता. ये फोनेटरी में बताया जाता है. अब आर्टिकुलेटरी सिस्टम जो होता है ना, ये किस चीज की स्टडी करता है, ये उन माउथ ऑर्गन्स की स्टडी करता है या उनकी उस पोजीशन की स्टडी करता है जो किसी पर्टिकुलर लेटर को बोलते समय पोजीशन बनती है. जैसे पी, बा. अब अगले पेज पे आपको दिखाई दे जाएगा, इसमें इन्होंने जैसे लिप्स भी तो आर्टिकुलेशन में ही आ जाते हैं, हमारे आर्टिकुलेटर में आ जाता है. टंग भी एक आर्टिकुलेटर है क्योंकि वो बोलने में यूज होती है. हमारा पैलेट, अपर पैलेट आर्टिकुलेटरी है, आर्टिकुलेटर है. इन्हें आर्टिकुलेटर्स कहते हैं. ये जो माउथ ऑर्गन्स जो बोलने में यूज होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, आर्टिकुलेटर्स. क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेटर्स बोलते हैं, जो बोलने में यूज होते हैं. इज इट क्लियर? और उनकी साइंटिफिक स्टडी करना किस में आता है, आर्टिकुलेटरी सिस्टम में आता है. यानी कि कौन सा स्पीच ऑर्गन किस चीज को बोलते समय किस पोजीशन के साथ यूज किया जाता है, वो आप किस में स्टडी करेंगे, आर्टिकुलेटरी सिस्टम में स्टडी करेंगे. सो अब जैसे देखो, इट कंप्राइजेस द फेरेनिक्स. पेज नंबर 31 पे सबसे ऊपर लाइन दी हुई है, टॉप लाइन, द फेरेनिक्स, द लिप्स, द टीथ, द रिज, द हार्ड पैलेट एंड द सॉफ्ट पैलेट. क्योंकि आपने देखा पीछे एक डायग्राम दिया हुआ है ना बेटा, 29 पेज पे ये डायग्राम आप थोड़ा सा याद कर लेना. अगर पेपर में आता है तो इसको आप ऐसे ही क्वेश्चन में बनाकर दिखा देंगे. इज इट क्लियर? ठीक है. तो ये सिस्टम है जहां जो जो पार्ट्स आपके बोलने के लिए यूज होते हैं तो उनको हम बोलते हैं आर्टिकुलेटर्स. क्लियर? समझ में आ गया? तो ये सब. अब जैसे इसने एक एग्जांपल दिया है लिप्स को लेकर. लिप्स फंक्शन इन 4 डिफरेंट पोजीशंस. यहाँ पर आपके लिप्स के फंक्शन आप देख रहे हो 4 अलग अलग पोजीशंस के जरिए, और भी पोजीशंस बनती है. जैसे यहाँ पर देखो, क्लोज लिप्स स्प्रेडिंग. क्लोज लिप्स के साथ स्प्रेड करते समय, जैसे इन्होंने देखो सबसे नीचे एग्जांपल दिया, ऐसे बोलने में कौन सा लेटर या कौन सा वर्ड होगा, कीन. उसने लिखा है ना फर्स्ट पॉइंट में, आप कीन कीन बोलोगे ना तो आपका ऐसा ही पोजीशन बनेगा, जो क्लोज लिप स्प्रेडिंग. एक तो स्प्रेड हो जाएंगे और क्लोजली एक दूसरे के पास होंगे, तभी आप इस शब्द को सही ढंग से बोल सकते हो. तो जैसे लिंग्विस्ट के पास जाते हैं, लैंग्वेज जो ठीक करते हैं बच्चों की, जो स्पीच के लिए थेरेपिस्ट होते हैं, उनके पास जाओ तो वो इसी तरह से आपको दिखा कर, बता कर और बुलवाने की कोशिश
करते हैं जिन बच्चों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है या प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है। इज इट क्लियर? तो जैसे उनको बोला कीन, तो वहां पर ये पोजीशन है। अब आगे उसमें क्या बोला है? पास, पास, तो पास में आपका मुंह कैसा खुल जाता है? न्यूट्रल लिप पोजीशन है। इज इट क्लियर? फिर आगे देखो गॉड, अगला क्या है? गॉड, तो गॉड में देखो ऐसा एक तरह से ओपन लिप राउंडिंग है, और लास्ट वाले में सून, ऊ, तो वही पोजीशन है ना जो इसने बनाई हुई है। तो इन पोजीशंस को स्टडी किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकुलेटरी सिस्टम। समझ में आया? अब अगले पेज पे आ जाओ। हमारे आर्टिकुलेटर्स कितनी तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ आर्टिकुलेटर्स। आर्टिकुलेटर्स हमारे कितनी तरह के होते हैं? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकुलेटर्स। कितने टाइप्स होते हैं? एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव आर्टिकुलेटर वो होता है जो अपनी जगह से मूव होता है, हो सकता है बोलते समय वो अलग अलग पोजीशंस, मतलब फ्लेक्सिबल होता है और कर सकते हैं। जैसे टंग, टंग मूव होती है ना इधर उधर। सो टंग हमारी कौन से आर्टिकुलेटर में आएगी? एक्टिव आर्टिकुलेटर में। और जो पैसिव आर्टिकुलेटर होते हैं वो कौन से होते हैं? जो अपनी जगह से मूव नहीं हो सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैसिव आर्टिकुलेटर। समझ में आ गया? सो जो अपनी जगह से मूव, जैसे अब देखो ये लोअर जॉ है, ये क्या है? लोअर जॉ, नीचे वाला जबड़ा। तो लोअर जॉ एक्टिव में आएगा, लेकिन ऊपर वाले जबड़े को कौन हिला सकता है बताओ जरा? अपर जॉ कोई ला सकता है? नहीं ला सकता ना, तो वो किस में आएगा? पैसिव आर्टिकुलेटर में आएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? ऐसे टीथ रिच, वो किस में आएंगे? पैसिव आर्टिकुलेटर, क्योंकि टीथ को आप हिला नहीं सकते अपनी जगह से। वो आपका पूरा जबड़ा हिलता है, दांत तो अपनी जगह से नहीं हिलता ना, वो जबड़ा हिलता है नीचे वाला। तभी मैंने पहले लोअर जॉ का एग्जांपल दिया। इज इट क्लियर? बट टीथ किस में आएगा? पैसिव में आएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो इस तरह से हमारा जो पार्ट आर्टिकुलेटर वो मूव होता है या हिल सकता है वो एक्टिव आर्टिकुलेटर में आता है, और जो मूव नहीं हो सकता वो हमारा पैसिव आर्टिकुलेटर में आता है। सो ये आपको एक्टिव और पैसिव की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स आर दोज ऑर्गन्स ऑफ स्पीच विच मूव फ्रॉम देयर पोजीशन टू रेस्ट टू आर्टिकुलेट अगेंस्ट अदर ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, मतलब अदर ऑर्गन्स के कंपैरेटिवली ये अपनी पोजीशन से मूव हो जाते हैं, तो इसलिए इन्हें हम एक्टिव आर्टिकुलेटर कहते हैं। जैसे 2-3 लाइनें देखो, टिप एंड ब्लेड ऑफ द टंग, ये एक्टिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं। ऑल द एक्टिव आर्टिकुलेटर्स आर मोस्टली लोकेटेड इन द लोअर जॉ। ज्यादातर जितने भी एक्टिव आर्टिकुलेटर्स हैं वो हमारे लोअर जॉ में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि लोअर जॉ को ही हिलाया जा सकता है अपनी जगह से। इज इट क्लियर? अब जैसे देखो पैसिव आर्टिकुलेटर में इन्होंने अपर लिप्स, टीथ रिज, ठीक है, और हार्ड पैलेट, ऊपर वाला जो पैलेट होता है तालू जिसे आप बोलते हो, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं? पैसिव आर्टिकुलेटर में, बिकॉज दे डोंट मूव व्हेन वी प्रोड्यूस द साउंड्स। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पैसिव आर्टिकुलेटर्स। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय वॉवल्स? सो वॉवल और कॉन्सोनेंट्स आप सबको पता है कौन से होते हैं? इंग्लिश के लेटर ऑफ अल्फाबेट्स वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकते हैं। टोटल ये कितने होते हैं बेटा? 26 होते हैं, और 26 में हमारे 5 क्या होते हैं? ये तो सबको पता है ना। और बचे कितने? 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो अभी आप जो स्टडी कर रहे हो डिटेल में, वो किसके बारे में पढ़ रहे हो? वॉवल्स के बारे में पढ़ रहे हो। इज इट क्लियर? आगे देखो, अगर हम बात करेंगे ना, इनके कितने साउंड्स होते हैं? 20 साउंड्स होते हैं। और इनके आगे फर्दर कितने साउंड्स होते हैं? 24 साउंड्स होते हैं इसके। ये जो 21 लेटर्स है ना, इनके फर्दर साउंड्स कितने हैं? 24। और ये 5 लेटर्स हैं, ए, ई, आई, ओ,
यू। इनके फर्दर कितने साउंड्स हैं? 20, और 20 प्लस 24, हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश? 44 साउंड्स। टोटल साउंड्स कितने हैं हमारे? अब ये जो 20 साउंड्स हैं इसमें से कुछ होते हैं प्योर और कुछ होते हैं इम्प्योर। क्या होते हैं? कुछ प्योर होते हैं और कुछ इम्प्योर होते हैं। तो इनको हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में, 12 और 8। 12 हमारे होते हैं प्योर साउंड्स और 8 हमारे होते हैं इम्प्योर साउंड्स, और टोटल मिलाकर 20 हो गए। इज इट क्लियर? तो 12 हमारे प्योर होते हैं और 8 हमारे इम्प्योर साउंड्स होते हैं। और आगे देखो, जो प्योर प्योर साउंड्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं डिप्थोंग्स, सॉरी मोनोप्थोंग्स। क्या बोलते हैं? मोनोप्थोंग्स। और इन्हें जो 8 इम्प्योर होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? डिप्थोंग्स। क्या बोलते हैं? डिप्थोंग्स बोलते हैं। इन्हें बोलते हैं मोनोप्थोंग्स, इन्हें बोलते हैं डिप्थोंग्स। मोनो का मतलब होता है बेटा वन, सिंगल। क्या बोलते हैं? सिंगल साउंड। यानी इन लेटर्स को अगर आप किसी शब्द में लगाओगे तो उसका साउंड जो है वो एक ही आएगा। इज इट क्लियर? लेकिन यहां पर क्या होगा? साउंड डबल आएगा। अभी मैं तुम्हें एग्जांपल बताती हूँ कैसे। जैसे पहले इनके एग्जांपल बता दूं मोनोप्थोंग्स के। जैसे किट, तो ये ई वाला है ना, इसका साउंड यही था खाली ई, इसमें से एक ही आवाज आ रही है, तो ये आपका क्या है? मोनोप्थोंग। अब ऐसे ही जैसे किट के बाद इन्होंने यहां पे दिया है सेड। देखो आपने लेटर्स तो दो यूज करे हैं, ए और आई, और दोनों ही आपके वॉवल में है ना। अगर कोई जनरली कोई देखेगा ना तो वो बताएगा कि इसमें दो वॉवल्स हैं, लेकिन अगर हम उनके साउंड्स की बात करेंगे ना तो साउंड इसमें क्या है? मोनोप्थोंग साउंड है। मोनोप्थोंग साउंड का मतलब क्या होता है कि ये आवाज एक ही प्रोड्यूस कर रहा है मिलाकर। ए सेड, हम इसे क्या बोलते हैं? सेड। सेड थोड़ी कहते हैं, ए और आई की अलग अलग आवाज थोड़ी आती है। सेड। तो जिसकी आवाज एक होती है, बेशक लेटर्स आप एक से ज्यादा यूज करो, दैट इज कॉल्ड एज मोनोप्थोंग। समझ में आ गया? सो चाहे आप एक लेटर यूज करो चाहे एक से ज्यादा, जैसे यहां हमने एक लेटर यूज किया तो भी सिंगल साउंड है, और यहां हमने दो अल्फाबेट्स दो वॉवल्स यूज किए तो भी साउंड एक है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? मोनोप्थोंग्स। इज इट क्लियर? और दूसरी तरफ हम बात करते हैं डिप्थोंग्स, जिन्हें हम वॉवल ग्लाइड्स भी कहते हैं। ये जो डिप्थोंग्स होते हैं इन्हें हम और क्या बोलते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वॉवल ग्लाइड्स। इन्हें क्या बोलते हैं? डिप्थोंग्स को वॉवल ग्लाइड्स भी बोलते हैं। इनमें साउंड्स होते हैं डबल साउंड। इसमें क्या होता है? मोनो का मतलब बताया था ना, सिंगल साउंड। ऐसे ये जो 8 है इनमें क्या होता है? सिंगल साउंड नहीं होता, डबल साउंड होता है। जैसे इनका एग्जांपल बात करते हैं, बाइट, बाइट, आ और ई। जब आप बाइट बोलते हो तो बा आ की भी आवाज आती है और ई की भी आती है, हालांकि लेटर आपने ये एक ही लिखा, लेकिन बाइट, आई, 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 समझ आ रहा है? तो यहाँ पे डबल साउंड है ना, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? डिप्थोंग बोलेंगे। इज इट क्लियर? एक जैसा वर्ड मैं आपको बताती हूं। अब जैसे देखो यहां पे इसने बताया टुक, अब यहाँ पे क्या साउंड आ रहा है? डबल ओ जरूर है, लेकिन साउंड कौन सा आ रहा है? उ का। तो ये क्या होगा हमारा? मोनोप्थोंग में आएगा। इज इट क्लियर? ऐसे ही कॉट, अब ये कौन सी आवाज है? ओ की या ओ की? तो कॉट तो सिंगल साउंड है, लेकिन अगर हम यही चीज यहां पे लिखे NOW, ये COT है, दोनों में ओ लगा हुआ है, लेकिन इसे हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? नाओ। तो आ,
जमा ओ। तो यहाँ पे दो आवाजें आ रही है ना, तो इसलिए ये हिंदी में जितना समझोगे ना उतना जल्दी समझ आएगा, इसलिए मैंने तुम्हें आसान भाषा में समझाया है। अगर किताब से पढ़ते तो जिंदगी में कभी नहीं समझ सकते थे इसे। सो इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, इसको समझने का ये बहुत अच्छा तरीका है। सो साउंड की ही बात हो रही है, क्योंकि आप साउंड ही तो पढ़ रहे हो। फोनेटिक्स क्या होते हैं? साउंड ही तो होते हैं। वहां वो वॉवल से शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है, लेकिन साउंड से हम उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। फोनेटिक्स प्रोनाउंसिएशन में साउंड को हम स्टडी कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? अगला जो क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ प्योर वॉवल्स, ये सब इतना सारा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया। अब इसके बाद सीधा अगले पेज पे 39 पर आ जाओ। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको डिफाइन कॉन्सोनेंट का आया हुआ है। आपको एक क्वेश्चन आता है डिफाइन वॉवल्स और एक क्वेश्चन आता है डिफाइन कॉन्सोनेंट्स। इज इट क्लियर? बीच वाले डिप्थोंग और ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी यहीं पे, ठीक है। अब हमारा क्या आ जाएगा इसके बाद? डिफाइन कॉन्सोनेंट्स। सो कॉन्सोनेंट हमारे क्या होते हैं, जो हमने अभी स्टडी किया, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं हमारे? 21 होते हैं, और जिनके आगे साउंड्स कितने होते हैं? 24 साउंड्स होते हैं। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पर देखो इन्होंने वही चीज बताई है। अ कॉन्सोनेंट इज अ साउंड इन विच द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स इज ऑब्स्ट्रक्ट। सो कॉन्सोनेंट्स वो साउंड्स होते हैं जहाँ पे वो जो एयर होती है ना, वो लंग्स में क्या होती है? ऑब्स्ट्रक्ट, रुकती है। इज इट क्लियर? तो किसी लेटर को बोलते समय वो रुकती है अगर, तो तब हम उसे बोल पाते हैं। अ कंप्लीट क्लोजर ऑफ द एयर पैसेज, यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट क्लोजर ऑफ एयर पैसेज, ठीक है। अब आगे देखो, देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश। ये 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स तो हमारे कितने होते हैं? 21। ये आगे उनके क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड्स है। इसने पूरा नहीं लिखा सेंटेंस। अब आगे देखो, इसमें इसने हमें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स बताया, जैसे एज पर द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। यहाँ इसने आपको प्लेस के अकॉर्डिंगली बताया, जैसे बाइलैबियल। बाइलैबियल का मतलब क्या होता है बेटा? बाई का मतलब इससे 2 होता है और लैबियल मतलब लिप्स। सो जो साउंड्स विद द फॉर्म विच आर फॉर्म्ड बाय द 2 लिप्स, ऐसे साउंड्स जो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? बाय द 2 लिप्स ओनली। जैसे पी, बी, ये कौन से साउंड्स हैं? जो सिर्फ आपके 2 लिप्स की वजह से प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, इसमें और कुछ यूज नहीं हो रहा। तो इन साउंड्स को हम क्या बोलते हैं? बाइलैबियल साउंड्स। समझ में आ गया? जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया ही है, म, ठीक है, व, ठीक है। अगला क्या है? लैबियो डेंटल। लैबियो का मतलब हमेशा लिप्स से होता है, और डेंटल आप सबको पता है दांत को कहा गया है। हम डेंटल डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना डेंटल के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, द साउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द मीन्स ऑफ लोअर लिप एंड अपर टीथ। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? लोअर लिप और अपर टीथ। ऐसे करके आप जिस साउंड को प्रोड्यूस करें, इसने एग्जांपल दिया है, फ, फ, फ। फ बोलते समय नीचे वाला लिप और ऊपर वाला टीथ टच होता है, नहीं तो आप बोल ही नहीं सकते। हो रहा है ना? सो ये आपका कहां पर आएगा? इसमें आएगा। ऐसे लेटर्स जो लोअर लिप और अपर टीथ को टच करते हुए लेटर्स को, साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लैबियो डेंटल। समझ में आया? ऐसे अगला डेंटल। इसमें सिर्फ क्या होता है? खाली डेंटल। यहां पर टिप ऑफ द टंग एंड द अपर टीथ आर कॉल्ड, जहां पर आप क्या होता है कि जो टिप है ना टंग की, ये टिप जो है ये टीथ के साथ टच होती है। तो ऐसे लेटर्स को, जैसे यहाँ पे ये क्या है? थीटा, थीटा, थीटा है ना, थीटा। आप टंग की टिप को देखो कहां टच हो रही है? बिल्कुल टीथ के साथ, थीटा, है ना। तो ऐसे जो लेटर्स है उन्हें हम डेंटल कहते हैं। इज इट क्लियर? तो ऐसे करके इन्होंने एग्जांपल दिए हुए हैं, इसमें से 2-4 और कर लेना। जैसे लास्ट वाला ग्लोटल दिया हुआ है। सो ग्लोटल का मतलब क्या है? जहां पे साउंड फॉर्म्ड एट द ग्लोटिस, जो साउंड्स ग्लोटिस के प्लेस पे ही प्रोड्यूस हो जाते हैं, उन्हें हम ग्लोटल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ग्लोटल कहते हैं। नेजल, जैसे इसमें आगे नेजल वाले दिए हुए हैं, नेजल वाले जो नाक से प्रोड्यूस किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? नेजल।
द साउंड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ एयर पैसेज which while the nasal passage is open are called as nasal. माँ, माँ, नाक में वाइब्रेशन होगा माँ बोलते समय, माँ, समझ आया? तो इसको क्या बोलते हैं? नेजल साउंड्स. क्लियर? दैट्स इट. इतना कर लेना ये वाला पार्ट. फिर इसके बाद अगले पेज पे आ जाओ. 3 शॉर्ट नोट्स और आ जाते हैं. स्ट्रेस, रिदम और इंटोनेशन. अगला टॉपिक हमने इसमें क्या करना है? स्ट्रेस, स्ट्रेस, रिदम, इंटोनेशन. पेज नंबर 42. इसमें अभी पहला पार्ट इसने हमें बताया व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस. स्ट्रेस किसे कहते हैं? सो व्हाट इज स्ट्रेस? इट्स अ डिग्री ऑफ फोर्स विद विच यू अटर्ड अ वर्ड फ्रॉम योर माउथ. इट्स अ डिग्री ऑफ फोर्स. जिस ताकत के साथ किसी शब्द को मुंह से निकाला जाता है, दैट ताकत इज कॉल्ड एज स्ट्रेस. समझ में आया? जैसे कि एक्चुअली ये इंपॉर्टेंस के लिए यूज किया जाता है. वाक्य में किसी शब्द को अगर हम दबा के बोलते हैं, इसका मतलब है कि आप किसी बात को इंपॉर्टेंस देने के लिए उस तरह से बोल रहे हो. वही शब्द है, लेकिन आपने कुछ स्पेसिफिक मैसेज देने के लिए उस तरह से बोला. जैसे पकड़ो, मत जाने दो. हिंदी में हम ये बहुत कॉमन है. तो जैसे ये अच्छी सी एक छोटी सी स्टोरी है, सुनी हुई है, पुलिस और चोर की, कि जब पकड़ो मत जाने दो. पहले क्या होता है कि पुलिस के सामने चोर खड़ा हुआ है, तो उसने अपने जो पर्सन्स हैं, जो अपने और पुलिस वाले हैं, उसको उसने क्या बोला? मेन उसने जो उनका मेन ऑफिसर होता है, उसने क्या बोला? पकड़ो मत जाने दो. उसने पहले क्या बोला? वही वर्ड्स है ना, पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो, ऐसे बोला मुंह से. सो अभी पकड़ो मत जाने दो इसका मतलब है कि चोर को भागने दो. अब लेकिन उसके भी ऊपर जो हाई कमांड वाले, उन्होंने कहा कि तुमने क्यों भगाया उसको, क्यों ऐसे किया? कहता है नहीं, मैंने तो कहा था पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो. उसी बात में उसने डिग्री ऑफ फोर्स का यूज करके उसी शब्द को उसने बदल दिया. इज इट क्लियर? अब आप अपनी मम्मा से कहते हो मम्मा प्लीज गिव मी माई येलो टी शर्ट. अब येलो टी शर्ट तो तुम्हारे पास बहुत सारी होंगी, मम्मा कोई भी निकाल देगी. मम्मा माई येलो टी शर्ट. अब मम्मा समझ गई वो जो दुबई से आई है येलो टी शर्ट, वो वाली येलो टी शर्ट चाहिए. तो फिर मम्मा वही वाली निकालेंगी. जब आपने ऐसे कर दिया तो अब समझ में आ गया, या येलो टी शर्ट मम्मा, यू आर नॉट गेटिंग येलो टी शर्ट. अब मम्मा को समझ आ गई है कि लेटेस्ट वाली येलो टी शर्ट मांग रहे हो. सो इस तरह से शब्दों को इंपॉर्टेंस देने के लिए हम स्ट्रेस का यूज करते हैं. ठीक है? सो देखो, स्ट्रेस फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है डिग्री ऑफ फोर्स विद विच अ साउंड और अ सिलेबल और अ वर्ड इज अटर्ड फ्रॉम योर माउथ. ठीक है? सो सिलेबल्स आर स्पोकन विद अ ग्रेटर डिग्री ऑफ फोर्स देन द अदर्स. कुछ शब्दों को आप ग्रेटर डिग्री ऑफ फोर्स के साथ बोलते हो रादर देन अदर्स. जैसे पूरे सेंटेंस में सारे शब्दों को एक ही फोर्स के साथ नहीं बोला जाता. कुछ शब्दों पर हम दबाव देते हुए बोलते हैं रादर देन अदर्स, दूसरों की तुलना में. तो इन शब्दों को हम स्ट्रेस्ड वर्ड्स कहते हैं. क्या बोलते हैं? स्ट्रेस्ड वर्ड्स. जिन पर आप स्ट्रेस देते हो वो स्ट्रेस्ड वर्ड्स होते हैं, और जिन पर आप स्ट्रेस नहीं देते हो दे आर कॉल्ड एज अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स. सो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. एक वाक्य में दो तरह के वर्ड्स, लेटर, सिलेबल्स हो सकते हैं. जिनको आप स्ट्रेस देते हो वो स्ट्रेस्ड होते हैं, और जिन्हें आप स्ट्रेस नहीं देते हो दैट आर कॉल्ड एज अनस्ट्रेस्ड वर्ड. समझ में आया? सो अब आगे हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ स्ट्रेस. काइंड्स ऑफ स्ट्रेस देखो, जैसे इन्होंने बताया, एक मिनट पहले उसी पैराग्राफ पे आ जाओ ऊपर. लास्ट लाइन देखना बेटा पहले पैराग्राफ की. द वॉवल्स विच आर प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी प्रेशर और फोर्स. जिन्हें हम बिना प्रेशर या बिना फोर्स के बोलते हैं तो दैट आर कॉल्ड एज अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स. इज इट क्लियर? और जिन्हें प्रेशर या फोर्स के साथ बोला जाता है दैट आर कॉल्ड एज स्ट्रेस्ड वर्ड्स. ठीक है? अब काइंड्स ऑफ स्ट्रेस दो तरह का होता है. एक होता है वर्ड स्ट्रेस. इसके दो प्रकार होते हैं, एक वर्ड स्ट्रेस और दूसरा सेंटेंस स्ट्रेस. एक होता है वर्ड स्ट्रेस और दूसरा क्या होता है?
सेंटेंस स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस क्या होता है? जो एक शब्द में किसी उसके पार्ट को हम स्ट्रेस करते हैं तो वो वर्ड स्ट्रेस में आ जाएगा। और जब वाक्य किससे बनता है? शब्दों से बनता है। तो वाक्य में हम किसी वर्ड को स्ट्रेस करते हैं तो वो किस में आ जाएगा? सेंटेंस स्ट्रेस में आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो देखो, जैसे पहले हम वर्ड स्ट्रेस की बात करते हैं। आपके वर्ड्स दो तरह के होते हैं। वर्ड्स कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होते हैं मोनोसिलेबिक वर्ड्स। पहले क्या होते हैं? मोनोसिलेबिक वर्ड्स। और दूसरे क्या होते हैं? डिससिलेबिक वर्ड्स। मोनो का मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था? वन और सिंगल। जिसमें सिंगल सिलेबल होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? मोनोसिलेबिक वर्ड। और डिस मतलब इसमें मैनी आ जाएंगे, तो मैनी सिलेबल्स आर देयर। इसमें क्या होता है? वन सिलेबल। इसमें क्या होती हैं? मोर देन वन सिलेबल। आप ऐसे लिख सकते हो। इसमें क्या लिखेंगे? तो जहां पर एक ही सिलेबल होता है वहां पर देयर इज नो स्ट्रेस। याद कर लो, जो मोनोसिलेबिक वर्ड होते हैं इसमें नो स्ट्रेस। उसमें स्ट्रेस यानी अनस्ट्रेस्ड वर्ड होते हैं। ये सारे क्या होते हैं हमारे? नो स्ट्रेस का मतलब नो प्रेशर। वो कौन से वर्ड थे? अनस्ट्रेस्ड। तो ऐसे शब्दों को, मोनोसिलेबिक वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स। और जिसमें स्ट्रेस दिया जाता है, प्रेशर से बोला जाता है, वो कौन से वर्ड्स होते हैं? डिससिलेबिक वर्ड्स। ठीक है? तो इसमें स्ट्रेस इज देयर। इनमें स्ट्रेस होता है, इनमें स्ट्रेस होता है। इनमें स्ट्रेस नहीं होता, इनमें स्ट्रेस होता है। इज इट क्लियर? इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स। और इन्हें क्या बोलते हैं? स्ट्रेस्ड वर्ड्स बोलते हैं। यहां तक समझ में आया? आगे बात करते हैं इनका एग्जाम्पल। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? रैट। एक साथ आपने पूरे शब्द को बोल दिया, तो इसलिए ये आपका मोनोसिलेबिक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जैसे आप कई बार बीच में 2 बार स्ट्रेस दे रहे होते हो पूरे शब्द को बोलने के लिए, कई बार 3 बार स्ट्रेस दे रहे होते हो, कई बार किसी पूरे शब्द को बोलने के लिए 4 बार स्ट्रेस दे रहे होते हो, तो उसके हिसाब से इसका डिवीजन बन जाता है। तो इसके डिवीजन में जैसे 2 सिलेबिक वर्ड आ जाते हैं। मोर देन 1 का मतलब 1 सिलेबल नहीं होगा। तो कभी कभी इसमें कौन से आते हैं? 2 सिलेबिक वर्ड्स होते हैं। कभी कभी क्या आ जाता है? 3 सिलेबिक वर्ड्स आते हैं। कभी कभी क्या आ जाता है? 4 सिलेबिक वर्ड्स आते हैं। कभी कभी क्या आता है? 5 सिलेबिक वर्ड्स आ जाते हैं। कभी कभी मैनीफोल्ड मतलब और भी ज्यादा आ जाते हैं। इज इट क्लियर? तो अब ये क्या होते हैं? 2 सिलेबल्स का मतलब जैसे ऑल्दो। आपको बोलते समय ऐसा लग रहा है कि 2 जगह कट रहा है। ऑल्दो, ऑल्दो, ऑल्दो। एक बार ऑल को बोलना पड़ रहा है और एक बार 2 को बोलना पड़ रहा है, तब आप इस पूरे शब्द को ढंग से बोल पा रहे हो। तो यहाँ पे ब्रेक, वो जो ब्रेक है, उस ब्रेक को दिखाने के लिए आपको इसे 2 बार प्रेशर देना पड़ रहा है। सो इट्स कॉल्ड एज 2 सिलेबिक वर्ड। इसे क्या बोलेंगे? बिटवीन। बिटवीन। यहां भी कितनी जगह ब्रेक है? 2 जगह ब्रेक है ना। बिटवीन, बिटवीन। तो ये भी किस में आएगा? 2 सिलेबिक वर्ड्स। ये जैसे 43 पेज पे आपको यहां दिया हुआ है डैमेज, डैमेज। तो एक बार डै, एक बार मेज, एक बार डै, एक बार मेज। तो ये किस में आ गया? 2 सिलेबिक वर्ड। कैरी, कैरी, कैरी। क्या एक बार और री एक बार, एक रिदम में बोल रहे हैं। ठीक है? सो ये सारे कौन से वर्ड है बेटा? 2 सिलेबिक वर्ड। और आगे देखो 3 और मोर देन 3 इन्होंने एक साथ दे दिया। जैसे एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, ये 3 सिलेबल्स में आ गया। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। स्ट्रेस देखो इसने दिखाया है आपको आगे। एक्ट, ए के लिखा हुआ है, सी एस आई डेंट। 3 ब्रेक्स है ना, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे? 3 सिलेबिक वर्ड। समझ आ गया सबको? आगे इसी में और देखो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। तो पहले एक, फिर सेप, फिर शन। इज इट क्लियर? सो ये हमारे 3 सिलेबिक वर्ड्स आ जाते हैं। अब देखो अगले में इसने 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं।
सेक्युलरिज्म, 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 धर्मनिरपेक्षता। सो सेक्युलरिज्म, सब अलग अलग रिदम में है, समझ में आया, अलग अलग ब्रेक्स में है। सो ये क्या है, 5 सिलेबिक वर्ड्स है। सबको समझ आ गया बेटा? ये था आपका कौन सा वाला स्ट्रेस, वर्ड स्ट्रेस। ये सारा हमने क्या पढ़ा है? अब हम किसकी बात करेंगे? सेंटेंस स्ट्रेस। सो सेंटेंस स्ट्रेस देखो आपको पेज नंबर 45 पे सबसे नीचे मिल जाएगा। सेंटेंस स्ट्रेस, जैसे इन अ सेंटेंस ऑल वर्ड्स डू नॉट कैरी इक्वल इंपॉर्टेंस। एक सेंटेंस में भी सारे जो शब्द होते हैं वो एक जैसी इंपॉर्टेंस वाले नहीं होते हैं। सम वर्ड्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स, कुछ शब्द दूसरों की तुलना में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन दैट दे कैरी सम सिग्निफिकेंट मीनिंग, मतलब सम सिग्निफिकेंस, उसकी वजह से वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसकी वजह से टू मेक दीज वर्ड्स क्लियर वी पुट स्ट्रेस ऑन देम, उन्हें हम क्लियरली शो करने के लिए हम उन पर क्या देते हैं, स्ट्रेस देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज सेंटेंस स्ट्रेस। अब जैसे नॉर्मल स्पीच में अगर हम बात करें तो कौन से स्ट्रेस्ड और कौन से अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स होंगे बेटा नॉर्मल स्पीच में? जैसे जो हम नॉर्मल बात करते हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास में, आपको एक पूरा लेक्चर दे रहा है, आप किसी की पॉलिटिशियन की स्पीच सुनने गए हो तो वहां एक पूरी स्पीच दी जा रही है, तो यहाँ पर नॉर्मल स्पीच है ये। सो इस तरह की नॉर्मल स्पीच में किन वर्ड्स को स्ट्रेस और अनस्ट्रेस माना जाता है? तो यहाँ दिया हुआ है इन्होंने, इन द नॉर्मल स्पीच मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है बेटा? मेन वर्ब क्या होता है? जैसे राम इज ईटिंग द फूड, तो यहाँ पे ईटिंग जो है वो क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। आगे उसने क्या बोला, एडजेक्टिव, जो विशेषता बताएंगे वो, ठीक है, जो विशेषता बताते हैं वो शब्द हो गए। और एडवर्ब क्या हो गया, जो वर्ब के साथ ऐड हो गया, वो एडवर्ब हो गया। ये सब हमारे क्या होते हैं, आर जनरली स्ट्रेस्ड। ये सब एक वाक्य में स्ट्रेस्ड वर्ड्स होते हैं, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेस्ड वर्ड। और अदर्स लाइक प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या होता है, बिफोर द पोजिशन, लाइक ऑन, इन, अंडर। तो एक सेंटेंस में ये भी लेटर वर्ड्स यूज करते हो ना, सो इनको आपको स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं होती। कैट इज ऑन द टेबल, तो आप टेबल को फोकस करोगे लेकिन ऑन को इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। या ऐसे कंजंक्शंस क्या होते हैं, जो दो वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे एंड हो गया, है ना, जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आर्टिकल्स ए, एन और द, ये जनरली करके अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स होते हैं, पूरे वाक्य में इनकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा मतलब नहीं होती, कई बार तो हम बोलते समय लगाते भी नहीं है इन्हें। और हेल्पिंग वर्ब्स भी, इज, आर, एम, ये सब क्या होते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रेस्ड वर्ड्स, और ये सारे क्या होते हैं, अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स, एक नॉर्मल स्पीच में या एक नॉर्मल वाक्य में। समझ में आया? अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताती हूँ, उससे तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा। जस्ट सी हियर, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड। इस वाक्य में कहीं पे भी स्ट्रेस नहीं है, लेकिन अब देखो मैंने यहां स्ट्रेस दे दिया। स्ट्रेस को ऐसे डिनोट करते हैं, स्ट्रेस को इस कॉमा से डिनोट करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, अब पढ़ने वाला इसे कैसे पढ़ेगा, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, इसका मतलब है कि दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं और उसमें एक जो फ्रेंड बोल रहा है राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, इसका मतलब ही इज ओनली माय नॉट योर्स। इस वाक्य से वो ये बोलना चाह रहे हैं कि राम इज माय बेस्ट फ्रेंड नॉट योर्स। इज इट क्लियर? अब अगर मैं इस स्ट्रेस को यहां ना करके यहां पे दे दूं तो तब क्या होगा, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, इसका मतलब इज नॉट माय ऑर्डिनरी फ्रेंड, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो अगर मैं यहाँ पे राम पे ही मान लो स्ट्रेस दे दूं, यहाँ पे ना दूं, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, दैट मीन्स ओनली राम, नॉट श्याम, नॉट मोहन, नॉट एनी अदर पर्सन, ओनली राम। सो एक वाक्य में स्ट्रेस
इस इंपॉर्टेंस को शो करता है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेस। अगला पेज 48 पर आ जाओ। व्हाट डू यू मीन बाय रिदम? पेज नंबर 48 पे देखो, रिदम आ गया, मिला? सो रिदम में क्या होता है? व्हेन वी स्पीक वी स्ट्रेस सम वर्ड्स एंड डू नॉट स्ट्रेस अदर्स। ये तो हमें पता लग ही गया कि जब हम बोलते हैं तो हम कुछ शब्दों को स्ट्रेस देते हैं और कुछ को स्ट्रेस नहीं देते हैं। सो रिदम क्या होता है बेटा? टाइम मैनेजमेंट, between stressed words and unstressed words. It's called as rhythm. जो आप इनके बीच में टाइम मैनेजमेंट, ऐसा तो नहीं लगता ना कि हम रुक गए कहीं पे स्ट्रेस देने के लिए, बिल्कुल एक ही रिदम पर चल रहे होते हैं। इज इट क्लियर? तो रुकते नहीं हैं, लगातार बोलते हैं, लेकिन स्ट्रेस भी साथ साथ दे देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज, जो टाइम मैनेजमेंट आप करते हो उसी को रिदम कहते हैं। और देखो यहाँ पर इसने आपको, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वैसे तीसरे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन देखो, इंग्लिश इज अ स्ट्रेस टाइम्ड मैनेजमेंट लैंग्वेज। तीसरे पैराग्राफ में ये लाइन दी हुई है ना, सबसे पहली लाइन, इंग्लिश इज अ स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेज। इसीलिए इंग्लिश को क्या बोला गया है कि जहां आप स्ट्रेस दे रहे हो वहां कैसे टाइम को मैनेज कर रहे हो, इट्स कॉल्ड एज रिदम। इसी को रिदम कहते हैं। इज इट क्लियर? It means that the stress syllables occur at the equal interval of time. In other words, each stress going in a sentence is given at the same amount of time. जितने भी stressed words हैं उन सभी को सेम टाइम पर, सेम इंटरवल ऑफ टाइम पर बोला जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज रिदम। समझ में आ गया? दैट्स इट। अच्छा, इसके अलावा तीसरा जो अगला लास्ट क्वेश्चन है इसमें, वो क्या है? इंटोनेशन। ये हमने रिदम पढ़ा ना, अगला पार्ट इसका क्या जाता है बेटा? तीसरा पार्ट इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होता है? टोन ऑफ द साउंड। इंटोनेशन क्या होता है बेटा? टोन ऑफ द साउंड। सो टोन का मतलब क्या होता है? म्यूजिक, मेलोडी ऑफ द साउंड। इसे आप क्या बोल सकते हो? म्यूजिक बोल सकते हो, मेलोडी ऑफ साउंड बोल सकते हो। सो इट्स कॉल्ड एज इंटोनेशन। इज इट क्लियर? अब आगे देखो, इंटोनेशन एक वाक्य में ना बेटा इमोशनल एस्पेक्ट को या इमोशनल टोन को शो करता है। ये किसको शो करता है? एक वाक्य में इमोशनल एस्पेक्ट को, व्यक्ति के। जैसे जब हम गुस्सा होते हैं तो हम हाई पिच पे बोलते हैं ना, और जब रो रहे होते हैं तो ब्रेक में सुबक सुबक के बोलते हैं, अगर कोई बात हमसे कोई कर ले। इज इट क्लियर? तो टोन ऑफ साउंड का मतलब उस आवाज से होता है जो आप हाई पिच पे यूज करते हो या लोअर पिच पे यूज करते हो। दैट इज कॉल्ड इंटोनेशन। सो इंटोनेशन हमारी कितनी तरह की होती है? मेनली दो तरह की होती है। उसके बाद आगे वाली फर्दर इन्हीं से बनी हुई है। एक होती है फॉलिंग टोन। क्या होती है? फॉलिंग टोन। और एक क्या होती है? राइजिंग टोन। फॉलिंग टोन क्या होती है? जहां पर आप बोलना तो ऊंचा शुरू होते हो, लेकिन खत्म करते करते, जैसे क्लास का एंड जब होता है तो हम आवाज को एकदम लास्ट वाक्य पर आकर डाउन कर देते हैं और अपना पेन भी रख देते हैं, तो देखने वाले को पता लग जाता है कि अभी क्लास ओवर हो गई है। और जब क्लास शुरू होती है प्रारंभ में, तो हमारी टोन ऑफ साउंड जो होती है वो अप होती है, राइज इन होती है, तो पता होता है कि ये क्लास बड़े जोरों शोरों से चल रही है। सो फॉलिंग टोन उस टोन को कहते हैं जहां पर राइजिंग से शुरू होता है लेकिन फॉलिंग पर जाता है। और राइजिंग टोन वो होती है जो फॉलिंग से शुरू होती है और जाती कहां पर है? राइजिंग की तरफ जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे? राइजिंग टोन बोलेंगे। इज इट क्लियर? सो ये इन्होंने फॉलिंग इंटोनेशन और राइजिंग इंटोनेशन का एक्सप्लेन किया हुआ है। अब अगले पेज पे आ जाओ। व्हाट डू यू मीन बाय डिक्शनरी? पेज नंबर 50 पर आओ बेटा। अगले पेज पे आ जाओ। डिक्शनरी। डिक्शनरी आप सबको पता है, एक ऐसी बुक जिसमें वर्ड्स के मीनिंग
उनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, उनके साउंड्स, ये सब चीजों से रिलेटेड उसके अंदर पूरा डिटेल होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिक्शनरी। ठीक है, सो डिक्शनरी इज अ बुक कंटेनिंग अल्फाबेटिकली अरेंज्ड वर्ड्स। इसमें क्या होते हैं? अल्फाबेटिकली अरेंज्ड वर्ड्स विद देयर मीनिंग एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट देम। उनके मीनिंग के अलावा उसमें अदर इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बताया फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, उनके जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, अपोजिट वर्ड्स होते हैं, तो वो सब चीजें हमें साथ साथ उसमें दिखाई देती हैं। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ डिक्शनरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि इससे बच्चों को सेल्फ लर्निंग में हेल्प मिलती है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? सेल्फ लर्निंग में मदद करती है। जैसे अपने आप से हम अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं तो डिक्शनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। आगे इन्होंने दिया हुआ बेटा टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज। आगे इन्होंने क्या दिया है? टाइप्स। डिक्शनरी के कितने प्रकार होते हैं? तो आपके कितने प्रकार दिए हुए हैं? टू। पहला होता है बायलिंगुअल डिक्शनरीज और दूसरा होता है लर्नर्स डिक्शनरीज। बायलिंगुअल तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, बाय मतलब टू, जिसमें दो लैंग्वेजेस हो, जैसे इंग्लिश टू हिंदी वाली डिक्शनरी होती है, हिंदी टू इंग्लिश वाली डिक्शनरी होती है, ये सब क्या होती हैं? बायलिंगुअल। और लर्नर्स डिक्शनरीज वो डिक्शनरीज होती है जिसे बच्चे अपने अपने पर्पस के लिए, अपनी छोटी पॉकेट में रखने के लिए, अपने आप से उसमें वर्ड्स, जैसे मैम पढ़ा रही हैं, पढ़ाते पढ़ाते मैंने तुम्हें कोई शब्द बताया और तुमने उसे अपनी पॉकेट डिक्शनरी में लिख लिया। तो लर्नर डिक्शनरी वो होती है जो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से, हर लर्नर अपने अपने हिसाब से फ्रेम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लर्नर्स डिक्शनरी। ठीक है, अब आगे देखो, हाउ इज अ वर्ड लोकेटेड अप इन अ डिक्शनरी। ये आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किसी शब्द को कैसे लोकेट, कैसे ढूंढा जाता है किसी डिक्शनरी में। तो कैसे ढूंढा जाता है भाई? पहले पहला लेटर, फिर दूसरा लेटर, फिर तीसरा लेटर, फिर चौथा लेटर, ऐसे करके पूरे शब्द में जितने लेटर्स होते हैं वो एक एक करके ढूंढे जाते हैं, वन बाय वन करके, है ना। और इस तरह से हम डिक्शनरी में कोई भी शब्द को, कितने बच्चों को आती है डिक्शनरी देखनी? नहीं आती? आज सबने डिक्शनरी देखनी है घर जाकर, होमवर्क लिख लो, डिक्शनरी देख के आनी है, सीख के आनी है डिक्शनरी। ठीक है, यू शुड नो, आप यू ऑल आर प्यूपिल टीचर और आप सब फ्यूचर टीचर हो, तो यू शुड नो हाउ टू कंसल्ट द डिक्शनरी। ठीक है, मोबाइल आ गया है, आजकल सब कुछ गूगल ने कर दिया है, बट रादर यू शुड नो। इज इट क्लियर? सो सब बच्चे डिक्शनरी देखेंगे आज। ठीक है, जब आप टीचर बन जाओगे ना तो आपको डिक्शनरी से रिलेटेड, कई बार गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं जब समर वेकेशंस, तो बच्चों को डिक्शनरी बनाने के लिए भी घर पे दी जाती है। कभी देखा है छोटे बच्चों को मिलती है ना, एज एन एक्टिविटी मिलती है कि एक बेटा पिक्चर लगाना, उससे रिलेटेड वर्ड लिखना, तो ऐसे करके आपने 30 वर्ड्स की डिक्शनरी, 40 वर्ड्स की, 100 वर्ड्स की, जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है वो नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ते जाते हैं और आपने डिक्शनरी बना के लानी है। सो देखो पेज नंबर 52 पर उसने आपको यही बताया है कि एक्टिविटीज टू बी डन बाय द स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड कौन सी एक्टिविटीज है जो बच्चों को कराई जाती है? जैसे प्रिपेयरिंग अ डिक्शनरी एज पर द क्लास, जिस भी क्लास का बच्चा उसके अकॉर्डिंगली बेटा डिक्शनरी बनाकर लाओ। दूसरा, फाइंडिंग एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड मेकिंग अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आपको सिनोनिम और एंटोनिम, सिमिलर वर्ड्स और अपोजिट वर्ड्स ढूंढने हैं। और फाइंडिंग और लर्निंग 5 न्यू वर्ड्स अलोंग विद देयर मीनिंग एज पर द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। सो आपने बच्चे को बोलना है कि आपने रोज, गर्मी की छुट्टियां जितनी भी हैं, रोज आपने 5 वर्ड्स, उनका मीनिंग वो आपने लिखना भी है और याद भी करना है, तो वो एक डिक्शनरी बन जाएगी ना। सो इस तरह से बच्चे को डिक्शनरी बनाने के लिए कहा जा सकता है। इज इट क्लियर? आगे इसी पेज पे इन्होंने सबसे नीचे कौन कौन सी डिक्शनरीज हो सकती हैं? चैम्बर, वेबस्टर्स, ऑक्सफोर्ड, भार्गवास डिक्शनरी, ये सब डिक्शनरीज हैं, अलग अलग नाम दिए हुए हैं उनके। सो आप इनके एग्जाम्पल में इनके नाम बता सकते हो। अब देखो, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिक्शनरी, ऊपर 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं बेनिफिट्स में, इसी के ऊपर जहां नाम लिखे हुए हैं डिक्शनरी के, इसी के जस्ट ऊपर 4 पॉइंट्स दिए हैं, 1 2 3 4। पेज नंबर 52 पे देखो मिलेगा आपको द यूज ऑफ डिक्शनरी। सो देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ डिक्शनरी, मिल गया। पहला पॉइंट,
डिक्शनरी हेल्प्स इन इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन। डिक्शनरी हमें किस में हेल्प करती है? प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने में। इट एनहांसेस द मेंटल लेवल और वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चे का मेंटल लेवल इंक्रीज होता है, वोकैबुलरी डेवलप होती है, एक्टिव पैसिव वोकैबुलरी। इट एनेबल द स्टूडेंट्स राइटिंग करेक्ट स्पेलिंग्स। इससे बच्चे को सही स्पेलिंग्स लिखने में मदद मिलती है। फिर इसके बाद इट हेल्प्स इन यूजिंग स्ट्रेस, क्योंकि हमने पढ़ा ना फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी होता है और स्ट्रेस भी। ये सब चीजें अंडरस्टैंड करने में से आपके 2 सिलेबिक वर्ड्स है, 3 सिलेबिक वर्ड्स है, तो वहां स्ट्रेस कहाँ देना है तो आपको वो चीज ब्रेक करके दी हुई होती है कि इसको ऐसे बोलना है। इज इट क्लियर? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी होता है डिक्शनरी में, साथ साथ उनके स्ट्रेस के लिए उनके बीच में गैप्स भी दिए हुए होते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हमें ये सब चीजें डिक्शनरी से सीखने को मिलती हैं। अगले पेज पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? पंचुएशन। पंचुएशन, पंचुएशन क्या होता है? जो किसी वाक्य में आप जब रुकते हो बोलते समय, लगातार तो नहीं बोल सकते ना, तो एक वाक्य में जो शॉर्ट पॉजेस दिए जाते हैं या थोड़ा सा लॉन्ग पॉज दिया जाता है, उस पॉज को हम लिखते समय पंचुएशन मार्क से डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर? उस रुकावट को लिखते समय हम पंचुएशन मार्क से डिनोट करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? पंचुएशन मार्क्स। So it's a device with the help of which we make our meaning clear in the written statement. अगर मैं लगातार बोलती चली जाऊं और रुकू ना, बीच में पॉज ना दूं, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कहाँ से नया वाक्य शुरू हो गया, कहाँ पे पुराना वाक्य खत्म हुआ था। तो उसके लिए हमें बीच बीच में क्या देना पड़ता है? स्लाइड पॉज देने होते हैं, कभी कभी लॉन्ग पॉज देने होते हैं, और उसी से ही हम मीनिंग दे पाते हैं। सो व्हेन वी स्पीक वी डू मेक सर्टेन पॉजेज, स्टॉप, स्ट्रेस एंड जेस्चर्स। हम बोलते समय कहीं पर कोई जेस्चर देते हैं, कहीं पर कोई पॉज देते हैं, कुछ रुकते हैं। तो इसी चीज को लिखते समय हम किससे डिनोट करते हैं? पंचुएशन से। किससे डिनोट करते हैं? पंचुएशन मार्क से। So that this task is done with the help of certain dots and marks in the written statement. So they are called as marks of punctuation. इन्हें क्या बोला गया है? Marks of punctuation. अब इनके एग्जाम्पल दिए मैं, जैसे पहला फुल स्टॉप। फुल स्टॉप किसके लिए होता है? ग्रेटर पॉज और सेपरेशन के लिए। जहां लंबे समय तक रुकना हो या एक वाक्य को दूसरे से अलग करना हो तो बीच में हम क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। ऐसे ही अगला क्या है? कॉमा। कॉमा इंडिकेट द शॉर्टेस्ट पॉज। कॉमा किसको इंडिकेट करता है? शॉर्टेस्ट पॉज को। वो हल्का सा स्लाइड सा पॉज देना है, आपने हल्का सा रुकना है, तब यहाँ पे यूज करेंगे। इसके बाद सेमी कॉलन। सेमी कॉलन में रिप्रेजेंट द पॉज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस, जैसे टू सेपरेट द क्लॉजेस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। जैसे 2 कंबाइंड सेंटेंसेस होते हैं, उन्हें आपने सेपरेट करना है, तो वहां पर हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं। और द कॉलन, कॉलन में कहाँ पे होते हैं? जैसे राम सेड, गॉड सेड, इसने कहा ना, तो यहाँ सेमी कॉलन। जैसे 2 कंप्लीट स्टेटमेंट्स हैं लेकिन फिर भी एक के बिना दूसरी कंप्लीट नहीं हो सकती, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? कॉलन का यूज करते हैं। क्लियर? जैसे कि किसी के वर्ड्स हैं, तो शीला सेड, ठीक है, शी लाइक्स राम, तो शीला सेड के आगे आप क्या लगाएंगे? कॉलन। ठीक है? फिर उसने क्या कहा, जब तक आप वो नहीं बताएंगे वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता, तो उसके आगे आपने उसकी कही हुई बात को बोला। क्लियर? नोट्स ऑफ इंटेरोगेशन, यू ऑल नो, क्वेश्चन मार्क को कहते हैं। ठीक है? जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चनिंग की जाती है लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है उसमें। ठीक है? और नोट ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क, जो सडन विश, डिजायर, इच्छा को शो करते हैं, उसमें क्या लगाया जाता है? एक्सक्लामेशन मार्क को शो किया जाता है। और इन्वर्टेड कॉमास, किसी की सेंटेंस, किसी की कही हुई डेफिनेशन, किसी का कहा हुआ वाक्य एज इट इज आपने बताना है, तो आप किस में लिखेंगे उस चीज को? इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे। ठीक है? आगे हाइफन, विच इज यूज्ड फॉर कंपाउंड वर्ड्स। जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं ना, मतलब 2 से 1 बनता है। ऐसे इन्होंने एग्जांपल दिया है नीचे, मेड सर्वेंट, तो यहाँ पे मेड सर्वेंट समझ में आ गया ना, तो यहाँ पर बीच में इसने क्या लगा दिया? छोटा सा हाइफन लगा दिया। जैसे मदर फादर, बीच में क्या लग जाएगा? हाइफन लग जाएगा। इज इट क्लियर? या आपका ऐसे ही आ जाता है भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, तो इसमें भी बीच में क्या लग जाएगा? हाइफन लग जाएगा। क्लियर? सो दैट्स इट, बस इतना बहुत है। इसके आगे देखो, एक लास्ट चीज इसमें इन्होंने दी है 57 पर। इसने क्या दिया हुआ है बेटा आपको? रिदम, चैंट, सॉन्ग, स्टोरीज, पोयम्स। ये सब चीजें आपको पता है क्या होती है? रिदम क्या होता है? राइम्स, सॉरी, राइम्स क्या होती हैं? जो छोटी क्लासों में पोयम्स कराई जाती हैं उसे क्या बोलते हैं?
राइम्स कर कहते हैं। चैंट्स क्या होते हैं? मंत्रास। चैंट्स किसे बोलते हैं? जैसे ओम भूर्भुवः स्वहा बच्चे को कराया जाए अगर स्कूल में, सो इट्स अ चैंट्स। ठीक है, अब आगे ऐसे सॉन्ग यानी छोटे छोटे गाने जो सिखाए जाते हैं, स्टोरी कहानी का रूप होती है, और पोयम्स जो किताबों में दी हुई होती हैं। इज इट क्लियर? जिसमें रिदमिक सेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? पोयम्स बोलते हैं। आगे इसके पर्पस क्या होते हैं? पेज नंबर 58 पर देखो, राइम्स के। राइम्स इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन, इसका पहला पर्पस है। पहला उद्देश्य क्या होता है राइम्स का? इससे प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होती है। छोटे बच्चे लगातार बोलते हैं ना, तो उनको वो शब्द मुंह से निकालने आ जाते हैं धीरे धीरे। दूसरा, दे इंप्रूव द चाइल्ड्स कॉमन यूजफुल वोकैबुलरी बैंक, इससे बच्चे का कॉमनली यूजफुल जो वोकैबुलरी बैंक है, मतलब वर्ड डिक्शनरी है, वो भी क्या होती है? डेवलप होती है। और तीसरा, रिपीटेशन ऑफ राइम्स इंक्रीजेस द चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस टू स्पीक फ्लुएंटली, जब बच्चा बार बार एक ही चीज को रिपीट करता है तो इससे उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। एक ही चीज को बार बार बोलने से उसको वो चीज लर्न हो जाती है। इज इट क्लियर? सो इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी विल डू, प्रोनाउंसिएशन से हम करेंगे बेटा। पेज नंबर 60, पेज नंबर 60 पे प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है ना, वहां से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, बस ये खत्म ही हो गई है यूनिट, हार्डली 2-4 मिनट की और थी। देखो एक ही पेज ही रह गया इनफैक्ट। तो अगली क्लास में आई विल ट्राई टू फिनिश दिस बुक, क्योंकि इसमें 4 तक ही करनी है, 4 तक ही करनी है, 5वीं ग्रामर वाली है, मैंने बताया था ना। सो ग्रामर में वो नाउन प्रोनाउन ये सब चीजें आपने सबने करी हुई हैं। 2 से 3 नंबर का सिर्फ पेपर में आता है, तो आप उसको अपने आप करेंगे ग्रामर वाले पार्ट को। ठीक है, सो सब 3rd और 4th है, इसके बाद विल स्टार्ट समथिंग न्यू सब्जेक्ट। हम फिर मैथ्स कर लेंगे, मैथ्स करना होगा, नहीं तो आईसीटी भी है, पेपर 3 कोई भी शुरू कर लेंगे। ठीक है, चलिए बाय ऑल ऑफ यू, आई होप सो आप क्लास समझ आई।